जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप लोगों का क्लास 11 में। आज हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से शुरू करने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हिंदी में आप लोग समांतर श्रेणी भी कह सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पिछले लेक्चर तक हम लोग बाइनोमियल थ्योरम को पढ़ रहे थे और आपको यह भी मालूम होगा कि बाइनोमियल थ्योरम पे मैंने लगभग 8 वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। उस 8 वीडियो में आप देखेंगे कि शुरू के 3 वीडियो जो हैं आपका जितने भी बेसिक होते हैं बाइनोमियल थ्योरम में उसका डिस्कशन है। उसके बाद लास्ट के 5 वीडियो में मैंने बताया आप लोगों को कि प्रॉब्लम आपको किस किस तरह से पूछा जाएगा। और आर.एस. अग्रवाल यानी कि आर.एस. अग्रवाल का जो बुक है आपका उसके एक्सरसाइज 10A के सभी प्रॉब्लम का डिस्कशन हमने किया। तो उम्मीद है कि आप लोग देख लिए होंगे। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शुरू करने से पहले जो कुछ बातें हैं मैं उस चीज़ को डिस्कस करूंगा। मतलब कि इसमें जो इसे पढ़ने के लिए क्या क्या कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है, क्या क्या बेसिक जानकारियां होना ज़रूरी हैं, मैं इस सारी जानकारियों को बड़े आराम से और स्लो प्रोसेस से आप लोगों के पास डिस्कस करूंगा ताकि इसे समझने में कहीं किसी तरह की दिक्कत ना रह जाए। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ के बेसिक को समझ जाते हैं, यानी कि बेसिक आपका टूल्स होता है, प्रॉब्लम बनाने का टूल्स होता है, अगर आप इसको समझ जाते हैं तो आपको आगे चल के कभी दिक्कत नहीं होगी। आप यदि इसका नोट्स बना के रखते हैं तो नोट्स को जब जब आप देखेंगे तब तक आप रिफ्रेश हो जाएंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सब कुछ आपको याद आ जाएगा। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है यह चैप्टर आपका क्लास 11 में आर.एस. अग्रवाल बुक का 11वां चैप्टर है। तो यह 11वां चैप्टर हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं। तो इसको शुरू करने से पहले हम लोग ये जाने कि आखिर ये किसका हिस्सा है, किसका पार्ट है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है ये सीक्वेंस का है, पार्ट है। तो सीक्वेंस क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसको समझें। तो जैसा कि आपको हर एक बुक में हर एक जगह सीक्वेंस का डेफिनेशन तो मिल ही जाएगा। क्या होता है कि सीक्वेंस ए सक्सेशन ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन ए डेफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सर्टेन गिवन रूल। अगर सक्सेशन ऑफ नंबर लेते हैं एक के बाद एक नंबर, एक के बाद एक, जैसे मान लीजिए कि ये नंबर्स का कलेक्शन है T1, T2, T3, T4, T5, इस तरह से हम लोग नंबर्स को लिए हुए हैं और ये जो है एक के बाद एक आया तो यही हो गया आपका सक्सेशन हो गया। और इसको पहला से दूसरा तक लिखने में एक सर्टेन कोई रूल को हम फॉलो करते हैं। दूसरा से तीसरा लिखने में एक रूल को फॉलो करते हैं, एक ही रूल, वही रूल को फॉलो करते हैं। तीसरा से चौथा लिखने में वही रूल को फॉलो करते हैं, चौथा से पांचवा टर्म को लिखने में। तो ये डिफिनिट रूल के तहत जो है आगे का हर एक टर्म हमको मिलते जाता है। तो यहाँ डिफिनिट रूल कौन कौन से होते हैं इसके बारे में मैं बेहद विस्तार तरीके से चर्चा करने वाला हूँ और इससे आप जो है एकदम आराम से समझिए। और यह जो डिफिनिट रूल है, यह डिफिनिट रूल की पहचान क्या है, कैसे पहचानेंगे कि भाई यह डिफिनिट रूल है। तो इसको पहचानने के लिए एक चीज याद रखिए, नोट। नोट में क्या याद रखना है कि इन सीक्वेंस इट इज ऑलवेज possible to express nth term by an algebraic formula। तो इसकी क्या विशेषता हो गई कि इसके nth टर्म को आप जो है एल्जेब्रिक फॉर्मूला से लिख सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि यह एग्जाम्पल आपका दिया गया है एक सीक्वेंस का एग्जाम्पल है आपका 3, 5, 7, 9, 11 और इस तरह से अप टू इन्फिनिटी कहिए या फिनाइट भी हो सकता है, कहीं जाके रुका और कहीं जाके नहीं रुका,
फिनाइट भी हो सकता है और इनफिनाइट भी हो सकता है। अब इसमें डेफिनेट रूल क्या है कि अगला टर्म जो है +2 होते जा रहा है। 5 में +2 किए तो 7 आ गया, 7 में +2 किए तो 8 आ गया, 9 आ गया, 9 में +2 किए तो 11 आ गया। तो ये आपका क्या हो गया, डेफिनिट रूल हो गया। तो अब ये डेफिनिट रूल है, इसकी सत्यता कौन बताएगा? इसकी सत्यता बताएगा आपका कि इसमें क्या होता है कि इसके nth टर्म को, nवें टर्म को हम लोग जो है एक अलजेब्रिक फॉर्मूला से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसे भाई कैसे एक्सप्रेस करेंगे? इसके nth टर्म को tn मान लीजिए, चूंकि पहला टर्म t1, दूसरा टर्म t2, तीसरा टर्म t3 और nवां टर्म tn। तो tn आप लिख दीजिए 2n+1, 2n+1 अवेयर n बिलोंग्स टू n। n जो है आपका क्या है, नेचुरल नंबर है, और यह नेचुरल नंबर जो है आपका कहां से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है। अब देखिए कि ये ऐसा खास फॉर्मूला आपको मिला, nth टर्म जो है क्या दिया, एक फॉर्मूला दिया, इसमें आप t1 आपको चाहिए तो t1 रख दीजिए, 2 × 1 + 1 कर दीजिए तो 3 मिल गया। अब फिर t2 आपको चाहिए, आपकी इच्छा है t2 निकालने का, तो t2 यहां रखने का मतलब हो गया 2 × n के जगह पे 2 + 1 रख दिए तो 5 आ गया। तो देखिए ये दूसरा टर्म मिल गया। और t3 रखने का मतलब हो गया कि यहां n के जगह पर 3 रख दिए, +1 कर दिए, तो ये हमको देखिए 7 मिल गया। तो इस तरह से सीक्वेंस का हर एक टर्म किसी एक फॉर्मूले के मदद से, और उस फॉर्मूले में नेचुरल नंबर का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 रखने से प्राप्त होता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। और बहुत सारे सीक्वेंस बन सकते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि 1/6 -1/6, ये दूसरा एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं। -1/6 1/6 है, और 1/2 है, और उसके बाद 5/6 है। ये आपका सीक्वेंस है कि नहीं? तो सबसे पहले बात देखिए कि हर एक टर्म जो है क्या डिफर कर रहा है, इस टर्म में इस टर्म से तक पहुंचने के लिए हम क्या इसमें ऐड करेंगे। तो बच्चों इसमें जो है अगर हम +1/3 कर दें तो यहां से ये जो है टर्म मिल जाएगा। अगर इसमें +1/3 कर दें तो यह अगला टर्म मिल जाता है। इसमें अगर +1/3 कर दें तो अगला टर्म मिल जाता है। तो स्वाभाविक है कि इसके बाद का टर्म चाहिए, तो 5/6 +1/3 कर देंगे, 6 एलसीएम हो गया, और 5 + 2 यानी 7/6। तो अगला टर्म जो है आपका 7/6 मिल जाएगा। तो ये जो है आपका एक सीक्वेंस बनाता है। और यहाँ पर जो है टर्म को, पहला टर्म को t1 से, दूसरे टर्म को t2 से, तीसरे टर्म को t3 से, और चौथे टर्म को t4 से डिनोट करते हैं, और इसी तरह से सारे टर्म को हम लोग डिनोट करते चले जाते हैं। अब यहाँ पर यह सीक्वेंस तभी कहलाएगा जब इसका nth टर्म निकालना पॉसिबल होगा। तो बच्चों इसका nth टर्म जब निकालिएगा आप, कैसे निकाला जाता है आगे चल के हम बताएंगे। nth टर्म के लिए इसको tn को हम लिख सकते हैं 1/6 2n-3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं tn को? 1/6 2n-3 लिख सकते हैं। अब यहां पर 1 रख के देखिए, n जो होता है आपका नेचुरल नंबर होता है, 1 रख के देखिए आपका -1/6 आ जाएगा। यानी t1 रखने से 1/6 2 × 1 - 3 यानी -1/6 आ जाता है। 2 रखिए, 2 2 जब 4 -3, 1 इसके बीच में आया, और 1/6 देखिए t2 1/6 आ गया। तो इस तरह से यह क्या हो गया, आपका सीक्वेंस हो गया। nth टर्म इसका निकाल सकते हैं। अब एक एग्जांपल हम दे रहे हैं कि कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हम लिखते हैं
तीसरा नंबर जो है ये 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, ये सब आपका क्या है? प्राइम नंबर है। क्या है भाई? ये सारे जो नंबर्स हैं कैसे नंबर्स हैं? प्राइम नंबर्स हैं। तो ये प्राइम नंबर है, तो क्या यह आपका सीक्वेंस है? यह क्वेश्चन उठता है। तो यह सीक्वेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले से दूसरे में 1 का अंतर है, दूसरे से तीसरे में 2 का अंतर है, फिर 2 का अंतर है, ठीक है, और फिर साथ में 4 ऐड कर दिए तो 11 हुआ, फिर 11 में 2 ऐड किए तो 13 हुआ। कोई पैटर्न ही नहीं है, कोई जो है सर्टेन गिवन रूल के तहत एक टर्म के बाद दूसरा टर्म नहीं आ रहा है, दूसरे के बाद तीसरा टर्म नहीं आ रहा है। तो इस कंडीशन में हम Tn जो है नहीं निकाल सकते हैं इसका, इसलिए यह जो है आपका सीक्वेंस नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम लोग और एक आध एग्जाम्पल लेते हैं, 1-2 एग्जाम्पल और लेकर समझते हैं इसको। इसके बाद एक अगला एग्जाम्पल, चौथा नंबर देखते हैं हम लोग कि ये आपका 1 और उसके बाद 4, उसके बाद 9, उसके बाद 16, उसके बाद 25, उसके बाद 36, ये इस तरह का क्या कहते हैं सीक्वेंस दिया गया है। ये सक्सेशन ऑफ नंबर्स दिया गया है। सीक्वेंस है कि नहीं सीक्वेंस है अभी पता नहीं है। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि भाई ये +3 हुआ, अरे यहाँ तो +5 हो गया, अरे रे यहाँ तो +7 हो गया। तो कोई पैटर्न समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है, लेकिन एक पैटर्न है इसमें। देखिए क्या है कि ये जो है पैटर्न कैसा है, 1 है तो 1 का स्क्वायर लिखिए, 4 है तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 है तो 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 है तो 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 16 है तो 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 25 है तो 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 36 है तो 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो फिर अगला टर्म पता चल गया, 7 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है। इसी तरह से सारे नंबर्स हमको मिलते चले जाएंगे। तो यहां पर nth टर्म निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, तब ना इसको सीक्वेंस कहेंगे। तो nth टर्म निकालना, Tn = n पर पावर 2 डाल दिए। अब देखिए पहला टर्म निकालना है, T1 तो यानी कि 1 का स्क्वायर लिख दीजिए, T2 निकालना है तो 2 का स्क्वायर लिख दीजिए। चूंकि n और n का स्क्वायर, जो भी हम लोग यहां पर लोअर इंडेक्स लेंगे, लोअर सफिक्स लेंगे, नीचे में जो भी टर्म लेंगे, तो इसका स्क्वायर n है तो n का स्क्वायर, n के जगह पे हम 5वां टर्म निकालना चाहते हैं, 5वां टर्म, तो 5 का स्क्वायर निकल जाएगा। तो देख रहे हैं ना, इस तरह से हम nth टर्म निकालने में कामयाब हो गए। कामयाब हो गए तो क्या कहेंगे कि भाई ये जो है आपका सीक्वेंस है। इसके बाद एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ये 5 नंबर का एग्जाम्पल, 0 है, 3 है, 8 है, 15 है, 24 है और 35 है, इसी तरह से लिखा हुआ है। सबसे पहले आप तो सोचिएगा ना कि ये भाई 0 से 3 गया तो प्लस और माइनस करके ही सोचिएगा। तो यहां पर कुछ भी रूल हो सकता है। यहां क्या क्या बोला कि सर्टेन रूल, किसी खास रूल के तहत लिखा जा सके। तो यहां जो है ना, आप nth टर्म निकालिएगा तो Tn जो है n² - 1 कर दीजिए। ये इसका रूल हो गया, ये इसका nth टर्म हो गया। अब इसमें जो है आप 1 रख के देखिए तो 1 का स्क्वायर -1, तो ये हो गया 0, T1। और T2 जो है आप 2 का स्क्वायर -1 कीजिए, देखिए ये 3 आ जाएगा आपका। और T3 निकालना है तो 3 का स्क्वायर -1 कीजिए इसी रूल के तहत। और जबकि n जो है हमेशा आपका क्या है, नेचुरल नंबर है, तो यहां पर आपका 8 आ गया। तो देखिए हर एक अगला टर्म मिल रहा है। हर एक टर्म को हम पता लगा सकते हैं किस फॉर्मूला से, किस रूल से, इस रूल से। तो ये आपका रूल हो गया। ये एक फंक्शन होता है, फंक्शन ऑफ n, जिसमें डोमेन जो होता है नेचुरल नंबर होता है। क्या होता है? नेचुरल नंबर इसका डोमेन होता है। तो इस तरह से अब यदि हम ये लिखें कि 2, 4, 8, 16, 32, इस तरह से हमने लिखा हुआ है। तो बताइए भाई ये सीक्वेंस है कि नहीं, इसमें क्या कोई रूल है?
तो इसमें भी रूल है, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3 देखिए 8 होता है, 2 का पावर 4 देखिए आपका 16 होता है, 2 का पावर 5 देखिए आपका 32 होता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि प्लस माइनस करके ही हम सीक्वेंस को क्रिएट करें। कुछ भी जो चीज आपके दिमाग में आए उस तरह का सीक्वेंस आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहां पर nth टर्म जो हो जाएगा 2 पर पावर n हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 पर पावर n हो जाएगा। देखिए nth टर्म, ये शॉर्ट फॉर्मूला, एक शॉर्ट नियम, एक सर्टेन रूल हमको मिल गया। इस रूल में n के जगह पर आप नेचुरल नंबर को डालते जाइए तो आपको सीक्वेंस मिलते चले जाएगा। तो अब क्या होता है कि एक एग्जाम्पल और हम लोग देखते हैं कि ये आपको 3 है, 10 है, 29 है, 66 है, 127 है। बच्चों इस तरह का जो है ना प्रॉब्लम आपको रीजनिंग में भी दिया जाता है। तो इसको देख के क्या समझ में आ रहा है कि कोई रूल को यह फॉलो कर रहा है, किसी रूल को फॉलो कर रहा है। तो बड़ी दिमाग जब लगाएंगे ना इसमें, बहुत जब सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका जो nth टर्म है ना n³ + 2 है। क्या है भाई? n³ + 2, p1 यानी कि 1 का क्यूब प्लस 2, तो ये हो गया आपका 3। देखिए पहला टर्म 3 मिल गया। अब फिर n³ 2 का क्यूब प्लस 2 करेंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 + 2 = आपका 10। तो देखिए दूसरा टर्म आपका 10 मिल गया। t3 तीसरा टर्म निकालना है तो t3 = 3 पर पावर क्यूब प्लस 2, तो 3 का क्यूब जो होता है 27 होता है, और 27 + 2 कर दिए तो 29 मिल गया। देखिए तीसरा टर्म मिल गया। तो भाई यहाँ पे जो है nth टर्म निकलना संभव है, और तो इसीलिए यह आपका क्या है? सीक्वेंस है। अब यहाँ पर एक समस्या हो जाती है कि भाई कैसे पता चलेगा? तो इसको तो आपको अपने सोच पर, अपने सोच कर, गहन सोच करके निकालना है कि इसका nth टर्म क्या है। इसी को रीजनिंग कहते हैं। यही आपके दिमाग का विकास भी करेगा। अब मान लीजिए कि कुछ ऐसा लिख दें हम टर्म 3, 13, 23, खैर ये भी तो आपका क्या कहते हैं सीक्वेंस ही है। अब यदि हम लिख दें 2, 7, 4, 9, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। अब देखिए ये एग्जाम्पल जो है 2, 7, 4, 9, 6, 11 और 8 और 13। तो यहाँ पर देखेंगे क्या कि +4 हुआ, -3 हुआ, +4 हुआ, -3 हुआ, +4 हुआ, -3 हुआ। तो यहां भी तो क्या कहते हैं भाई, सर्टेन रूल फॉलो कर रहा है। तो सर्टेन रूल फॉलो तो कर रहा है, लेकिन इसके लिए ऐसा कोई फॉर्मूला देने के लायक नहीं है जिसमें n का वैल्यू 1, 2, 3 रखते जाएं और इसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा टर्म निकलते जाए। तो ऐसा कोई एक खास रूल नहीं है। तो इसीलिए यह जो है आपका नॉट सीक्वेंस, यह आपका सीक्वेंस नहीं है। रूल तो फॉलो कर रहा है लेकिन यह आपका सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि इसमें nth टर्म जो है निकालना संभव नहीं है। अब वैसे भी देखा जाए कि आप जब डेफिनेशन को पढ़ेंगे कि सक्सेशन ऑफ नंबर, एक के बाद दूसरा नंबर, दूसरा के बाद तीसरा नंबर, किसी एक रूल के तहत ही लिखा जा सकता है। तो यहां जो है पहला नंबर लिखे तो एक रूल लगाए, फिर तीसरा टर्म जो लिखे तो दूसरा रूल लगा दिए, फिर पहला रूल लगाए, फिर दूसरा रूल लगाए। तो इस तरह से रूल हमारा चेंज हो रहा है ना। सर्टेनिटी का तो कंडीशन यहां खराब कर दिया आपका। तो इसीलिए भाई ये सर्टेनिटी का कंडीशन खराब कर दिया, तो इसको सीक्वेंस में काहे रखेंगे? इसको भगाओ, यहां से भगाओ, सीक्वेंस नहीं है ये। लगे हाथों एक चीज आप समझ लीजिए कि सीक्वेंस तो हम लोग समझिए गए, इसके बाद हम लोग समझते हैं कि सीरीज क्या होता है ना, कि सीरीज को हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। सीरीज को हम लिख सकते हैं कि सीरीज जो है, ए सीरीज इज द सम ऑफ the
टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस। सीक्वेंस के टर्म्स को जब हम सम में लिख देते हैं तो वही हो जाता है सीरीज। अब देखिए भाई, ये आपका सीक्वेंस था T1, T2, T3, है ना, T4, T5, ये आपका क्या था, सीक्वेंस था। अब इसको क्या हमने कर दिया, सीरीज बनाने के लिए। सीरीज बनाने के लिए T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 इस तरह से सबको ऐड कर दिया। तो कोई भारी दिक्कत नहीं है, समझदारी में कोई दिक्कतदारी नहीं होनी चाहिए। तो ये हम सीरीज को भी समझ गए। अब इसके बाद जो है हम लोग एक एग्जाम्पल, आपके इस बुक में एक एग्जाम्पल जो कि फिबोनाची सीक्वेंस है, इसको जरूर हम लोग देखेंगे। ये फिबोनाची जो है ना, आपके बुक में थोड़ा सा जगह छेक कर दे दिया गया है, लेकिन यह फिबोनाची जो सीक्वेंस है, यही समझिए कि मैथमेटिक्स का रूल, प्रकृति जो आपका फॉलो करती है, किस तरह से फॉलो करती है प्रकृति जो है हमारा, इस मैथमेटिक्स के रूल को फॉलो करती है, इसका प्रमाण जो है आपको फिबोनाची सीक्वेंस देता है। तो पहले फिबोनाची सीक्वेंस हम लोग देख लें, और तब हम थोड़ा मोड़ा आपको कोरिलेट करेंगे कि नेचर से, प्रकृति से ये हमारा किस तरह से जुड़ा हुआ है। तो कहता है कि द फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड है बाय 1 इक्वल टू A1 इक्वल टू A2 एंड an इक्वल टू an माइनस 1 प्लस an माइनस 2, n ग्रेटर देन 2, find an plus 1 by an for n equal to 1 2 3 4 5, n इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो ये जो है ना रेशियो है, फिबोनाची का रेशियो है, और यह रेशियो के आधार पर बहुत सारे काम होते हैं, और यह रेशियो का बहुत ही बड़ा महत्व है। आपके इंडिया में ही कई ऐसे शहर है जो कि फिबोनाची रेशियो को फॉलो करता है, फिबोनाची सीक्वेंस को फॉलो करता है। तो ये सीक्वेंस को कैसे फॉलो करता है, सबसे पहले इसके नंबर टर्म्स को हम लोग जाने, इसके टर्म्स को जाने। जैसा कि ये कहा ये फिबोनाची में कि पहला टर्म और दूसरा टर्म, देखिए बच्चों यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। हमने टर्म T1 और T2 लेके T3 T4 लेकर सीक्वेंस को आप लोगों को बताया, लेकिन आप टर्म को A1 A2 A3 A4 और A5 A6 ये सब भी ले सकते हैं। संभवतः आप क्लास 10 में जो बनाए होंगे प्रॉब्लम, उसमें A1 A2 A3 लेकर ही बनाया गया होगा। तो खैर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहला टर्म भी हमारा 1 है और दूसरा टर्म जो भी है वह भी 1 है, दोनों टर्म 1 1 के बराबर है। अगर A3 आपको निकालना है तो इसमें चलिए, इसमें देख रहे हैं कि n के जगह पे 3 रखेंगे, तो a के जगह पर 3 माइनस 1, और फिर यहाँ पर a के जगह पर 3 माइनस 2 रख देंगे। तो 3 माइनस 1 A2 होता है और 3 माइनस 2 A1 होता है। तो 1 और 2 का वैल्यू पता है, 1 1 है, तो ये आपका निकल गया 2। अगर आपको A4 निकालना है तो A क्या हो जाएगा, 3 माइनस प्लस A2 हो जाएगा। A3 का वैल्यू देखिए 2 निकला है, प्लस 1 इक्वल टू 3 निकल गया। A5 निकालना है तो A4 प्लस A3 जो कि आपका हो जाता है 3 प्लस A3 का वैल्यू जो है 2 है, इक्वल टू 5 हो जाता है।
A6 निकालना है आपको। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे जरूर, मैं इसे मिटा रहा हूं फिबोनाची सीक्वेंस के स्टेटमेंट को। A6 आपको लिखना है तो ये ऑटोमेटिक A5 प्लस A4 हो जाएगा। A5 का वैल्यू 5 निकाले हैं, 4 का वैल्यू 3 निकाले हैं, इक्वल टू 8। A7 निकालना है तो A6 प्लस A5 इक्वल टू 8 प्लस 5 इक्वल टू 13 हो जाएगा। यानी कि 1 1 फिर 2 3 5 और 8 फिर 13 के बाद इसी तरह से आपका अगला सब टर्म आता चला जाएगा। ये जो हो गया ना, इसको फिबोनाची सीक्वेंस हम लोग कहते हैं। अब इसका जो है संबंध पृथ्वी, पूरे वर्ल्ड, पूरे दुनिया से क्या है। आप सबसे पहले ये देखिए कि दुनिया में जितने भी फूल हैं उसकी पंखुड़ियों को गिनिए। एक दो रिलेशन में बताता हूँ, उसकी पंखुड़ियों को गिनिए। उसकी पंखुड़ी जितनी भी होगी वो जो है आपका फिबोनाची नंबर का कोई एक टर्म होगा जरूर। पंखुड़ी या तो आपका 5 होगा, या तो आपका 8 होगा, या तो आपका 13 होगा। उसके बाद पहले अभी जो है प्लेनेट, कितने प्लेनेट हैं हमारा, तो प्लेनेट हमारे 8 हैं। तो देखिए यह जो है फिबोनाची नंबर है। पहले 9 था लेकिन एक हट गया, क्योंकि फिबोनाची नंबर को जो है ना वो गलत कर रहा था, फिबोनाची नंबर में नहीं आ रहा था, इसीलिए एक हट गया। प्रकृति के बहुत सारे नियम, रूल जो है इस फिबोनाची नंबर सीक्वेंस को फॉलो करता है। इसके बावजूद जो है आप देखिएगा कि इसमें एक चीज होता है आपका रेशियो, जो कि रेशियो यहाँ पर नीचे में आपको दिया गया कि फाइंड an और बाय an माइनस 1, सॉरी an प्लस 1 बाय an दिया गया है। फिबोनाची रेशियो हो गया आपका ये। अब n के जगह पे अगर हम 1 रखते हैं तो a2 बाय a1 आता है। देख सकते हैं इसमें जो है n के जगह पे 1 रखिए तो 1 प्लस 1 2 हो गया, a1 बाय a2, तो a2 बाय a1 जो है आपका 1 बाय 1 होता है। a3 बाय a2 इक्वल टू n के जगह पे यहाँ पे 2 रख दिए, ध्यान से देखिएगा, 2 प्लस 1 3 हो गया और 2 यहाँ पर तो a2 हो गया, 2 बाय 1 हो गया। a3 a4 बाय a3 होगा तो 4 हमारा देखिए 3 है तो 3 बाय 2 हो गया। a5 बाय a4 यानी कि 4 इसमें रखें तो इस तरह से ये हमारा हो गया 5 बाय 3 हो गया। और a6 बाय a5 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8 बाय 5 हो जाएगा। तो ये रेशियो जो है ना, धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाइए, तो ये रेशियो जो है फाई का वैल्यू देता है, जो कि 1.66 और भी समथिंग कुछ होता है 1.6। जैसे कि इसी को निकालेंगे आप तो यह एक बार में और 6 बार 1.6 6 5 30, तो 1.6 आता है। 1.6 के अप्रॉक्स यही सब वैल्यू इसका आते रहता है। तो ये जो रेशियो के आधार पर प्रकृति के बहुत सारे आकृति जो है या रचना जो है इस रेशियो पर आधारित है, तो इसे हम लोग गोल्डन रेशियो भी कहते हैं। अगर आप अधिक जानकारी लेना चाहते हैं फिबोनाची सीक्वेंस के बारे में तो आप इसी YouTube प्लेटफॉर्म पर फिबोनाची सीक्वेंस लिख के सर्च कर सकते हैं, या नहीं तो आप गोल्डन रेशियो लिख के सर्च कीजिए या गोल्डन ट्रायंगल लिख के सर्च कीजिए। इसको देखिएगा कि इस पर जो है यह फिबोनाची जो आपके बुक में बहुत छोटा दिया गया है, इस पे घंटों का लेक्चर है आपका। तो बच्चों हम लोग उतना उसमें नहीं उलझेंगे, हम लोग अब इससे बाहर निकलते हैं, बाहर निकल गए। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ना है हम लोग को, अब सीखना है हम लोग को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में प्रोग्रेशन क्या होता है। तो प्रोग्रेशन को हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो बच्चों अब हम लोग जाने कि प्रोग्रेशन हम लोग किसे कहते हैं। तो प्रोग्रेशन के बारे में हमने डेफिनेशन तो आपको बोर्ड पर लिखकर दिया है,
लेकिन यही डेफिनेशन आपको अपने बुक में भी मिल जाएगा। और यह जो डेफिनेशन है ये आप अपनी कॉपी में भी ज़रूर लिख लीजिएगा, आप बुक के भरोसे नहीं छोड़ दीजिएगा। डेफिनेशन को याद रखना बहुत ज़रूरी इसलिए हो जाता है कि कहीं भी आप गए, किसी भी इंटरव्यू में गए तो सबसे पहले आपको क्या पूछेगा, डेफिनेशन पूछेगा। मैथ्स के इंटरव्यू में डेफिनेशन ही पूछेगा। और ये सारा डेफिनेशन जो है ना आपको हायर क्लास में जब पढ़ेंगे ना बीएससी एमएससी में, तो आपको ये डेफिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे तो आज के डेट में यूट्यूब पे जितने भी चैनल हैं सब जो है इंजीनियर ही बनने का सपना दिखाते हैं बच्चों। तो ये हकीकत को जानिए आप लोग कि सारे लोग इंजीनियर नहीं बनते हैं, कुछ रिसर्च भी करते हैं और कुछ मैथमेटिक्स में दूसरे क्षेत्र में भी जाते हैं मैथमेटिक्स में। तो इसलिए उस स्थिति में आपको ये सारे डेफिनेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, तो इसका ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर क्या कहता है कि प्रोग्रेशन में हम क्या लिख सकते हैं इसके डेफिनेशन को, इफ़ द टर्म ऑफ ए सीक्वेंस आर रिटन। तो टर्म ऑफ सीक्वेंस जो है हम लोग लिखते हैं अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, किसी खास कंडीशन में या तो किसी सर्टेन पैटर्न में, तो देन द सीक्वेंस इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। अरे वाह, ये तो डेफिनेशन सीक्वेंस का ही हो गया। तो सीक्वेंस में भी एक डिफिनिट रूल में लिखते थे, अब उस रूल में जो है खास रूल अगर होता है, उसी रूल में कोई खास रूल अगर हो गया तो उसी को प्रोग्रेशन कह दिए। अभी भी यहाँ प्रोग्रेशन क्या होता है, कैसा होता है, क्लियर नहीं है, क्योंकि यह जो है आपका खास पैटर्न बोला। अब वो खास पैटर्न क्या होगा, तो वह खास पैटर्न आपको बताता है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। जनरली यहाँ पर जो है आपको प्रोग्रेशन पढ़ना है कितने तरह का, 2 तरह का। तो इसलिए हियर वी हैव टू स्टडी 2 स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोग्रेशन। तो पहला जो प्रोग्रेशन आपको पढ़ना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो इसको हिंदी में हम लोग समांतर श्रेणी भी कहते हैं। उसके बाद दूसरा जो प्रोग्रेशन पढ़ना है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो इसको हिंदी में हम लोग गुणोत्तर श्रेणी भी कहते हैं। और इसी में जो है सक्सेशन ऑफ नंबर, एक नंबर के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा नंबर जो लिखते हैं ना, तो वो खास रूल के तहत लिखते हैं। वो एक एक रूल होता है, उसी रूल को ये हमेशा फॉलो करता है। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी एक एक खास रूल होता है, वही रूल को जो है ये हमेशा फॉलो करता है। तो इसीलिए इसका नाम प्रोग्रेशन हो गया। जैसे इसको ऐसे नहीं समझ सके ना, तो ऐसे समझिए, आप लोग क्लास 9 में पढ़ते होंगे पोलिनोमियल, जिसको हम लोग कहते हैं बहुपद कहते हैं। तो पोलिनोमियल का जन्म कहाँ से हुआ भाई? पोलिनोमियल का जन्म हुआ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से। तो पहले हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सीखें। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता था, एक्स पर कुछ भी पावर आ जाता था, 0 पावर चलेगा, माइनस में भी पावर चलेगा, एक्स पर फ्रैक्शन पावर भी चलेगा। तो उसमें स्पेसिफिक क्या कर दिए कि अगर एक्स पर पावर नॉन निगेटिव इंटीजर हो, यानी कि नेचुरल नंबर हो, तो भाई उसको हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे। तो यहाँ पर सारे पॉलिनोमियल को हम लोग एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो बोल सकते हैं, लेकिन सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते हैं। वही बात यहाँ हो जाता है कि यह जो प्रोग्रेशन है ना, तो सभी जितने भी सीक्वेंस हैं उसमें से कुछ कुछ को हम प्रोग्रेशन कह सकते हैं, लेकिन प्रोग्रेशन में जितने भी आपके सीरीज आते, जितने भी सक्सेशन ऑफ नंबर्स आते हैं, सबको हम लोग सीक्वेंस कह सकते हैं। तो अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि आखिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में वो क्या खास सर्टेन पैटर्न है, वो क्या खास स्पेसिफिक कंडीशन है, उसको भी तो बताइए। तो उसके लिए सुनिए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होना जरूरी हो जाता है कि ए सक्सेशन ऑफ नंबर्स इज सेड टू बी एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सक्सेशन ऑफ नंबर को ही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग कहते हैं इफ द डिफरेंस बिटवीन एनी टर्म एंड द टर्म प्रीसीडिंग इट। यहां समझिएगा, कहता है क्या कि डिफरेंस बिटवीन एनी टर्म, किसी भी टर्म और उसके पीछे वाले टर्म का डिफरेंस है ना, क्या हो, कांस्टेंट हो थ्रू आउट, हर एक जगह कांस्टेंट हो। तो ऐसे
सक्सेशन ऑफ नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो कांस्टेंट इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस, और इसमें जो कांस्टेंट थ्रू आउट हमको मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। अगर आप इसको क्लास 8, 9, 10 में भी है, यह 10 में पढ़े होंगे तो आपको यह समझ में आ गया होगा। अगर नहीं पढ़े हैं 10 में, आप पहली बार देख रहे हैं, तो देखिए इसको समझिए। अगर हम लिखते हैं 1 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 5 लिखते हैं, 7 लिखते हैं, 9 लिखते हैं, 11 लिखते हैं और उसके बाद 13 लिख देते हैं, इस तरह से लिख देते हैं, तो ये जो है ना आपका एपी है। यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में एपी कहते हैं। ए फॉर हो गया अर्थमेटिक, अब पी फॉर हो गया आपका प्रोग्रेशन, तो हम जो है ना एपी कहते हैं। तो हर एक जगह बच्चों अब हम एपी बोलेंगे तो घबराइएगा नहीं, एपी का मतलब हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। अब यहाँ पे क्या कहता है कि डिफरेंस, डिफरेंस भाई क्या डिफरेंस, ये 3 - 1 कर दिए, 5 - 3 कर दिए, तो कोई भी टर्म ले लीजिए और उसका प्रीसीडिंग टर्म 3 है, कोई भी टर्म उसके पहले का टर्म, द टर्म प्रीसीडिंग इट कहने का मतलब कि इसके पहले का टर्म ले लीजिए। उसके बाद जो है आप यह 7 ले लीजिए, -5 ले लीजिए, तो सब देखिए यह इसका भी डिफरेंस 2, इसका भी डिफरेंस 2, इसका भी डिफरेंस हमको 2 ही मिलता है। यानी कि ये सारे जो है ना आपका बराबर मिलता है, ये सब जो है 2 ही मिलता है। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। अब यहाँ पर देखिए 5 का पहाड़ा लिख दीजिए, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 के 20, 5 25, 5 के 30, 5 7 35, इस तरह से देख लीजिए। तो ये बताइए क्या है, एपी में है कि नहीं, तो सही बात है एपी में है, क्योंकि कोई भी टर्म लीजिए, कोई भी टर्म और इसके पहले का टर्म का डिफरेंस 5 है, कोई भी टर्म लीजिए और इसके ठीक पहले का टर्म क्या है भाई, 5 है, कोई भी टर्म लीजिए 5 और इसके पहले का टर्म, जा इसके पहले तो कोई टर्म ही नहीं है, इस 5 के पहले कोई टर्म है तो नहीं है, तो इसको हम छोड़ देंगे, इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि डेफिनेशन बोला है कि एनी टर्म एंड द टर्म प्रीसीडिंग इट, और इसको इसके पीछे कोई होना भी चाहिए। तो इसके पीछे 5 के पीछे कोई है ये नहीं है, तो पहला टर्म को छोड़ देंगे भाई, दूसरा टर्म लेंगे और तब दूसरा टर्म के पीछे 5 है, 10 का छोटका भाई 5 है, लेकिन 5 खुदे सबसे छोटा है, तो इसीलिए जो है 5 का प्रीसीडिंग नहीं है, 5 का प्रीसीडिंग टर्म नहीं है। तो ये डेफिनेशन जो है ना पहले टर्म के लिए लागू नहीं होता है, कहां से लागू होना शुरू हो जाता है, दूसरे टर्म को, इस बात को ध्यान में रखिएगा, है ना। कहीं कहीं डेफिनेशन में लिखा रहता है कि अदर देन फर्स्ट टर्म, मतलब कि पहले टर्म को छोड़कर दूसरा टर्म माइनस पहला टर्म, तीसरा टर्म माइनस दूसरा टर्म, ये हमेशा कांस्टेंट अगर होता है तो वो आपका एपी में होता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं कि जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एपी, एपी का जनरल रिप्रेजेंटेशन हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। भाई आप लोग जान रहे हैं कि एपी में, एपी तो है आपका सीक्वेंस, एपी क्या है, एक सीक्वेंस है। तो ये सीक्वेंस यानी कि अब एपी लिखिए, एपी के टर्म T1, T2, T3, T4 और यह आपका Tn है। तो चूंकि एपी आपका सीक्वेंस है तो सीक्वेंस का क्या कंडीशन है कि nवां टर्म उसमें रहेगा ही। अब यहां पर थोड़ा देर के लिए T1 को हम a मान लेते हैं, क्या मान लिए, a मान लिए, और उसके बाद जो है T2 माइनस T1 कहा है ना, इसका डेफिनेशन ही कहा है कि किसी भी टर्म को लें और उसके प्रीसीडिंग टर्म को उसमें माइनस कर दें, किसी भी टर्म को लें और उसके प्रीसीडिंग टर्म को माइनस कर दें, किसी भी टर्म को लें और उसके पिछले वाले टर्म को माइनस कर दें। तो ये हमेशा जो होता है आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है भाई, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इक्वल टू कांस्टेंट हमने लिख दिया।
अब इस कांस्टेंट को हम मान लेते हैं d। क्या मान लेते हैं? d मान लेते हैं। यानी कि यहां पर T2 माइनस T1 बराबर भी d हो गया, तो T3 माइनस T2 बराबर भी d हो गया, और T4 माइनस T3 बराबर भी d हो गया। तो ये हो गया आपका T2 बराबर d प्लस T1 हो गया। T2 बराबर d प्लस T1 हो गया, और T1 को हम माने हुए हैं a, तो ये हो गया d प्लस a हो गया, या a प्लस d लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। d प्लस a लिखिए या a प्लस d लिखिए। तो दूसरा टर्म जो है a प्लस d हो गया। अब तीसरा टर्म जो है आपका, देखिए d प्लस T2 लिख सकते हैं। T2 जो है राइट साइड में गया, और T2 का वैल्यू a प्लस डी है, तो यहां पर d प्लस a प्लस डी रख दिए, तो a प्लस 2d निकल गया, T3 निकल गया, और T4 इक्वल टू d प्लस, यहां देखिए d है, d प्लस T3, तो d प्लस T3 का वैल्यू देखिए d प्लस 2d निकला हुआ है, a प्लस 2d निकला हुआ है, तो ये a प्लस 3d हो गया। तो बच्चों यहां पर हम देख रहे हैं कि T4 निकालना है तो a प्लस 3d निकल जाता है, यानी कि T1 निकालना है तो ये a हो गया, T2 निकालना है तो ये a प्लस d हो गया, और T3 निकालना है तो a प्लस 2d हो गया, और T4 निकालना है तो a प्लस 3d हो गया। इसको जो है ना हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे कहेंगे क्या सर मगजमारी करते हैं आप, ऐसे लिखने की क्या जरूरत थी, माइनस करके लिख दिए। यही है ब्यूटी ऑफ मैथ्स। मैथ्स का जो है की सुंदरता इसी को कहते हैं। देखिए कि यहाँ 2 है ना, तो 2 माइनस 1 हुआ, अब याद रखने में दिक्कत नहीं होगा। T3 निकालना है ना, तो 3 माइनस 1 कर दिए। T4 निकालना है ना, तो 4 माइनस 1 कर दिए, और T5 निकालना है ना, तो a प्लस 5 माइनस 1 कर दिए इंटू डी। T10 निकालना है हमको, T जो है 10 निकालना है, पता लगाना है, तो a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी लिख दिए। देखिए इसमें ज़्यादा दिमाग पे जोर लगाना पड़ा? नहीं पड़ा। अगर हम इसी तरह से Tn nth टर्म को लिखें, AP के किसके टर्म को लिखें? nth टर्म को लिखें। चूंकि nth टर्म जब तक हम नहीं निकाल के देंगे तो सीक्वेंस का जो सर्टिफिकेट है ये इसका जो है वैलिड नहीं होगा। तो सीक्वेंस होने के लिए Tn होने का सर्टिफिकेट चाहिए, Tn निकलने का सर्टिफिकेट चाहिए इसको, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये आपका एक फॉर्मूला के तरह से हो गया। और फाइनली एक चीज़ दिमाग में बिठाइए कि AP का जो जनरल टर्म है, टर्म्स जो है हम क्या क्या लिख सकते हैं? पहला टर्म a, दूसरा टर्म a प्लस डी, तीसरा टर्म a प्लस 2d, और चौथा टर्म a प्लस 3d, और पांचवा टर्म a प्लस 4d। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं जनरल टर्म को। और T1 का मतलब a, T2 का मतलब a प्लस डी, T3 का मतलब a प्लस 2d। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं इसके nth टर्म को। तो ये nth टर्म में देखिए फॉर्मूला में एक Tn है, एक a है, और n माइनस 1 इंटू डी है। ये 1 नंबर का, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, और यह 4 नंबर। यह 4 गो इसका पैरामीटर्स है, यानी कि 4 नंबर्स का 4 पैरामीटर का कलेक्शन है। तो अब जो प्रॉब्लम हम लोग बनाएंगे इस पे बनाएंगे। इसमें क्या होगा कि किसी किसी में आपको 2 रहेगा, 3 रहेगा, ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये दिया नहीं रहेगा। तो जब ये तीनों दिया हुआ है तो इससे निकाल सकते हैं हम लोग इसको।
अब कभी कोई ऐसा प्रॉब्लम रहेगा जिसमें ये 4 नहीं देगा आपको, n भी दे देगा, a भी दे देगा, tn भी दे देगा, तो tn, a और n के जगह पे ये तीनों को रख के चौथा निकाल सकते हैं। यानी कि इस फॉर्मूले के मदद से कोई 3 वैल्यू नॉन हो तो चौथा वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। इस चीज को आप लोग समझ लीजिए। इसके बाद हम लोग क्या है कि यह जो आप देख रहे हैं सीरीज, इसको और आगे बढ़ाते चले जाते हैं। कहां कहां आगे बढ़ाते चले जाते हैं, तो इसका लास्ट टर्म जो है हमको क्या मिलता है, tn मिलता है। अब क्या किए कि यह जो आपका लिखा हुआ है a प्लस d है ना, जनरल AP, यानी कि जनरली AP को हम लोग इसी तरह से डिनोट करते हैं, a प्लस 2d, a प्लस 3d, है ना। इसके बाद आगे बढ़ते चले गए और यह tn जो है इसका लास्ट टर्म होता है। मान लिया जाए कि यहाँ पर जो है tn लास्ट टर्म है और यह जो सीक्वेंस है फिनाइट है। ऐसे जो सीक्वेंस होते हैं दो तरह के होते हैं, इसको सुन लीजिए। सीक्वेंस एक फिनाइट भी होता है और एक इनफिनाइट भी होता है। फिनाइट सीक्वेंस कहने का मतलब कि फिक्स्ड नंबर ऑफ टर्म्स जो है फिक्स हो, लाख हो, 2 लाख हो, 5 लाख हो, लेकिन फिक्स हो। उसके बाद इनफिनाइट सीरीज या सीक्वेंस कहने का मतलब कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है उसमें सक्सेशन ऑफ नंबर, यानी एक के बाद एक टर्म हम लोग लिखते चले जाते हैं, नंबर ऑफ टर्म जो है कभी अंत ही नहीं मिले, तो उसको इनफिनाइट कहते हैं। ये बात समझना बड़ी आसान है, इसलिए मैं समझता हूं कि फिनाइट और इनफिनाइट जो है लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब यहां पर tn को हमने मान लिया लास्ट टर्म l मान लिया। क्या मान लिया? l मान लिया। तो l मान लिया। अब यहां पर सोचिए कि इसके पहले वाला टर्म कैसा होगा। तो इसके पहले वाला टर्म को सोचने के लिए आइए इधर पर a प्लस 3d के पहले वाला टर्म कैसा है, a प्लस 2d है। इसके पहले वाला टर्म कैसा है, a प्लस d है। यानी कि अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो प्लस d हो जाता है, और राइट से अगर हम लोग लेफ्ट के तरफ जाएंगे तो माइनस d, एक एक d घटते चले जाता है। तो इसीलिए l के पहले वाला टर्म l माइनस डी हो जाएगा, और फिर इसके पहले वाला टर्म l माइनस 2d हो जाएगा, है ना। इस तरह से अंतिम से भी हम लोग इस सीरीज को, इस AP को लिख सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट यानी कि लास्ट टर्म क्या हो गया भाई, l हो गया। सेकेंड लास्ट टर्म क्या हो गया, l माइनस डी हो गया। थर्ड लास्ट टर्म तो l माइनस 2d हो गया। अब यहां पर एगो पैटर्न को सोचिए, आप ही सोचिए। अगर थर्ड लास्ट आता है तो यहां 2d आता है। कहने का मतलब कि इसको भी मैथ्स के ब्यूटी में डाल देते हैं भाई, ब्यूटी इसमें भी लगा देते हैं। अगर थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट निकालना है तो l माइनस 3 माइनस 1 इंटू डी लिखिए। अगर आपका nth टर्म, इसी तरह से nth टर्म फ्रॉम द इंड, आखिरी से nth टर्म आपको लिखना है। तो इसको लिखने के लिए ये पैटर्न को फॉलो कीजिए। l माइनस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा आपका, d हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, l प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस डी, यानी कि डिफरेंस को ही माइनस कर दिए। हम उल्टा चल रहे हैं तो माइनस हम ले लिए। तो ये हो गया इंड से। अब यहां पर देखिए कि इस l के जगह पे हम क्या क्या लिख सकते हैं, tn भी लिख सकते हैं। tn प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस डी भी लिख सकते हैं, है ना। ये आपका हो गया ln हो गया, है ना। ln कहने का मतलब कि लास्ट से चौथा टर्म निकालना है तो l4, लास्ट से छठा टर्म निकालना है तो l6, l6। तो बच्चों AP को आपने अभी तक शुरू से किसी टर्म को निकालने के काबिल आप बन गए हैं, और लास्ट से
पीछे चलते हुए कोई भी टर्म को निकालने के काबिल हो चुके हैं। अब जब इतना काबिल हो ही गए हैं और थक भी गए होंगे, अब इसी बात के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। बच्चों, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, माता पिता का कहना मानिए, बड़ों का आदर कीजिए। इसी के साथ वीडियो को विराम देते हैं। जय हिंद।